हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। इस समय हम कर रहे हैं स्पेशल प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है एग्जैक्टली आपको जिसमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए और पहले के, उनको ध्यान में रख करके उन टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को और उन क्वेश्चन को शामिल करके यहाँ पर हमने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत सूझबूझ के साथ तैयार किया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो है 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आज ये 11वां है। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने जनरल स्टडीज वाले पार्ट के लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी ये आपका जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आप चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से प्रमोद पाल जी ऐसे टीचर करके सर्च कर सकते हैं। ये है नंबर 9565272442। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा। मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास होती है, शाम को जो है जीएस की क्लास होती है। तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेते हैं भैया पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जीआईसी एलटी ग्रेड का ये पहला क्वेश्चन है, आप समझिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या पूछ रहा? ये देखो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं और कुछ लेखक के नाम है, आपको बताना कौन सा मैच नहीं है। इसमें से देखेंगे भुवन कोश क्षीरस्वामी, प्रभावक प्रशस्ति चंद्रप्रभ, और विद्व सालभंजिका राजशेखर, और पृथ्वीराज विजय जयानक। ठीक है, आपको बताना भैया क्या सही विकल्प है, यानी कौन सा इशू में लेते हैं। अगर आंसर पता हो कमेंट में फटाक से आंसर लिख दीजिए, ना पता हो मेरे बताने के बाद लिखे, लेकिन आंसर जरूर लिखें, ये बहुत अच्छी आदत है। देखिए यहाँ पर ये है भैया भुवन कोश। जी हाँ, अगर हम बात करें भुवन कोश क्षीरस्वामी के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजशेखर के द्वारा लिखित एक भौगोलिक ग्रंथ है, यह उनके विस्तृत कार्यों का एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, किसका किसका? राजशेखर। किसका? जो है राजशेखर भैया। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, किस नगर में निर्मित है? लखनऊ, बनारस, वाराणसी भैया। ठीक है, अयोध्या, पटना। बताओ क्या कहाँ पर बना है? इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के दृष्टिकोण से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है अयोध्या। अयोध्या, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की तपो के जो जन्म स्थली है जो है वो क्या है? अयोध्या है। और तपोभूमि में यानी कर्मस्थली में मैं अभी हूँ, चित्रकूट में। ठीक है, यहाँ पर है भैया अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में स्थित है। ठीक है, इस हवाई अड्डे का नामकरण रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में किया गया। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया, ताकि राम मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की वास्तुकला राम मंदिर की डिजाइन से प्रेरित है और इसे नागर शैली के तत्वों के साथ बनाया गया है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सुरकोटदा। जी हाँ, अब देखो कूट दिया है, अब इसके माध्यम से आपको बताना है कि कौन से स्थल सिंध में स्थित है। देखो 1 2 2 3 3 4 1 2 3 4। आंसर करो मेरे भाई फटाक से। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 2 और 3। क्या है? 2 और 3। ठीक है, 2 पे मोहनजोदड़ो, 3 पे क्या है? चन्हूदड़ो। ठीक है, ये चन्हूदड़ो लिखा है। तो अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों का भौगोलिक जो वितरण अलग अलग प्रांतों में है, किसमें है? मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें चन्हूदड़ो का, चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किमी, कितना? 130 किलोमीटर भैया। ठीक है, दक्षिण में स्थित है, जो अपने मनके बनाने के कारखानों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों आपका आंसर सही हो गया। आगे देखो भैया, यह है सप्तम चक्रवर्ती किसे कहा गया है? ठीक है, मिहिर भोज को, भोज परमार, सोमेश्वर मल्ल, ठीक है, चालुक्य।
कर्ण कल्चर। आंसर करो फटाक से, आंसर करो मेरे भाई। आप जानते हैं इन वीडियोज को बहुत सूझबूझ करके इन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको आंसर पता हो कमेंट करते जाइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको आप जो है यूज करिए, ठीक है। आप ही के लिए मैंने इतना पैसा लगाया है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका क्या, इसमें कर्ण कल्चर, ठीक है, ये आपका सही विकल्प है, ठीक है। सप्तम चक्रवर्ती की उपाधि त्रिपुरी के कल्चुर वंश के सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक कर्ण कल्चुर ने धारण की थी, ठीक है। राजा कर्ण ने 11वीं शताब्दी में मध्य भारत पर शासन किया और अपने सैन्य अभियानों से साम्राज्य का भारी विस्तार किया, ठीक है। उन्होंने चोलों, पांडवों, कुंतल और गुर्जरों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाया और अब इनकी इसी दिग्विजय के कारण उन्हें हिंद चक्रवर्ती और सप्तम चक्रवर्ती जैसे विशुद्ध उपाधियां उनको दिए गए, ठीक है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा है? पश्तो, तुर्की, फारसी, अरबी। आंसर करो भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है अरबिक। जी हाँ, अगर हम बात करें तारीख उल हिंद 11वीं शताब्दी के महान विद्वान अल बिरूनी द्वारा रचित एक अत्यंत प्रामाणिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है, ठीक है। तो आप इसको इतना जानते रहिए भैया, अल बिरूनी की अगर हम बात करें तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी। किसमें लिखा? अरबी भाषा में। इस पुस्तक में तत्कालीन भारत के धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन का बहुत ही सूक्ष्म एवं निष्पक्ष वर्णन किया है, ठीक है। चलो भैया ये देखो, औरंगजेब का प्रमुख दीवान कौन था? ठीक है, सादुल्ला खान, अफजल खान, असद खान और इस्माइल खान। बताओ भैया, 4 विकल्प है, इनमें से सही आंसर देने और फटाफट आंसर देते रहें भैया। क्या है? असद खान सही विकल्प है भैया। मुगल प्रशासन में दीवान या वजीर साम्राज्य का सर्वोच्च वित्त और राजस्व अधिकारी होता था। सम्राट औरंगजेब के लंबे शासनकाल में सबसे प्रमुख और सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले दीवान का नाम क्या था? असद खान। तो इस तरीके से ये भी पूछ लेगा भैया, ध्यान रखना, ठीक है। असद खान ने 1676 कब 1676 से लेकर 1707 कब 1707 तक, ठीक है, जो है लगभग 31 वर्षों तक मुगल साम्राज्य के प्रधानमंत्री यानी दीवान के रूप में कार्य किया, ठीक है, मतलब प्रमुख पद पर था ये, ठीक है, जो मुगल इतिहास में एक रिकॉर्ड रहा। सादुल्ला खान की अगर हम बात करें तो ये भैया कौन थे? ये शाहजहां के काल के सबसे प्रसिद्ध वजीर थे। जबकि अगर हम बात करें अफजल खान का तो ये कौन थे? ये शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा था इनको। चलो भैया आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, अहमद यादगार। आंसर करो फटाक फटाक, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है गुलबदन बेगम। क्या है? गुलबदन बेगम, ठीक है। आप जानते हैं हुमायूं नामा किसने लिखा है? मुगल सम्राट हुमायूं के जीवन और शासनकाल पर आधारित यह महत्वपूर्ण एक आत्मकथा यानी जीवनी है। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की सौतेली बहन, क्या नाम है उसका? जिसका गुलबदन बेगम, वो किसकी पुत्री थी? बाबर साहब की, ठीक है, इसीलिए तो सौतेली बहन हुई, ठीक है भाई, मतलब मम्मी अलग बाप एक है, ठीक है। अकबर की अगर हम बात करें तो जो है अकबर गुलबदन बेगम के भतीजे के विशेष अनुरोध पर उन्होंने यह संस्मरण लिखा था ताकि अबुल फजल को अकबरनामा लिखने के लिए बाबर और हुमायूं के समय की प्रमाणिक ऐतिहासिक सामग्री मिल सके, ठीक है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है और यह हरम यानी राजमहल की महिलाओं के जीवन और मुगल शाही परिवार के आंतरिक मामलों पर प्रकाश डालने वाली एक दुर्लभ स्रोत है। चलो भैया आगे देखो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब बना? 1952, 1924, 1871, 1911, ठीक है। आंसर करो फटाक से, आंसर करो भाई, ठीक है। 1871 में। कब? यह है सही विकल्प भैया, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है, पहली बार कब? 1871 में आया, ठीक है। इस दमनकारी कानून के तहत कुछ विशेष जातियों और समुदायों को जन्म से ही आपराधिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इन सूचीबद्ध जनजातियों के सदस्यों को पुलिस के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य था और उनके आने जाने पर सख्त प्रतिबंध भी लगा दिए गए भैया, ठीक है। आप चाहे कुछ भी हो लेकिन अगर पैदा हो गए उसी मतलब जाति के अंतर्गत तो आप क्रिमिनल हो गए भैया, ठीक है। चलो आगे देखो भैया, अगला क्वेश्चन ये है, मई 2025 में
भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो है कश्मीर पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का नाम। बहुत बार हम लोगों ने देखा, अभी ये देखो ये 2025 का है, जैसे अल्टीग्रेड में भी देखने को मिला था, आगे भी देखने को मिलेगा। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन यहाँ पर अजय। तो सही विकल्प क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सब पता है आपको। भाग जो है 9A किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पर केवल ग्रामीण क्षेत्र, केवल शहरी क्षेत्र, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, आंसर करो यहाँ पर। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है वो है केवल शहरी क्षेत्र से। जी हाँ, भारतीय संविधान का भाग 9A, ठीक है, विशेष रूप से नगर पालिकाओं के प्रशासन और गठन से संबंधित है, जो कि शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन इकाइयां हैं। इस भाग को 1992 ठीक है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243P और 243ZG, ठीक है, तक के प्रावधान शामिल है, जो शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, शक्तियों और चुनावों को परिभाषित करते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे देखो। यहाँ पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 कब पारित हुआ? ठीक है, यहाँ पर देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक की बात कर रही है। ये देखो पॉलिटेक्निक लेक्चरर 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019 और 8 दिसंबर 2019। आंसर करो भाई। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका 11 दिसंबर 2019। क्या है? 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी CAB 2019 भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 के संशोधन के लिए लाया गया था। इस ऐतिहासिक विधेयक में लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया इसको। ठीक है, इसके पश्चात राज्यसभा ने इस विधेयक को 11 दिसंबर 2019 को इसको पारित किया। ठीक है, सबकी तिथि संसद के दोनों सदनों में पारित होने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर ही मानी जाएगी भैया। ठीक है, चलो हिंदी देखें। यहाँ पर हिंदी संविधान पाठ किस संशोधन से अधिकृत है? 57वां संशोधन, 58वां संशोधन, 59वां, 60वां। आंसर करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 58वां यानी 58th संशोधन। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और अपने संविधान के प्रमाणिक हिंदी पाठ के प्रकाशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इस कमी को दूर करने के लिए 1987 में, कब? 1987 में 58वां संविधान जो है संशोधन अधिनियम एक्ट लाया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के, ठीक है, भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394A जोड़ा गया। कौन सा? 394A जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे भाई। चलो आगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये देखो। जीआईसी अल्टीग्रेड 2025 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है कहाँ से? आंसर करना भैया। इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज इन रिसेंट ईयर कम्स फ्रॉम। कहाँ से? आंसर करो भैया। बड़े पैमाने के उद्योगों से, सेवा क्षेत्र से और लघु एवं कुटीर उद्योगों से, कृषि क्षेत्र से। तो आंख मूंद करके आप बता सकते हैं मेरे भाई। बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। कहाँ से? सर्विस क्षेत्र से यानी सेवा से, सर्विस सेक्टर से। ठीक है, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक कृषि, प्राथमिक जिसमें कृषि आता है। द्वितीय क्या होता है? उद्योग। और तृतीय सेवा क्षेत्र। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अंशदान आता है GDP को, वो किससे? सेवा सेक्टर से। अब सेवा सेक्टर में कौन कौन से आते हैं अगर हम उनकी बात करें तो जैसे बैंकिंग, पर्यटक, दूरसंचार, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, कोचीन, कोलकाता, विशाखापट्टनम। देखो भैया सही विकल्प, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम विकल्प ये जो दिया गया है इनमें कौन सा ही है? विशाखापट्टनम। ठीक है, भारत का सबसे गहरा भू आबद्ध और सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है इन चारों विकल्पों में से। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश तट पर स्थित इसी भारी कार्गो और बड़े जहाजों को संभालने के लिए जाना जाता है इसको। ठीक है, डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी इसे समुद्री तूफानों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। देखो भैया अल्टीग्रेड 2025 द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, देखिए यहाँ पर 50,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से कम। देखो भैया आंसर करो, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति। ठीक है, ये देखो अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति की जब हम बात करते हैं भैया, एलडी ग्रेड में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये जो सही विकल्प है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भैया चमगादड़ है सुन करके। ठीक है, चलो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति उनकी मतलब फ्रीक्वेंसी से मापा जाता है, यानी उनको कैसे मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी से। उसके आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्य मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को ही सुन सकता है, इसे श्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, चलो ये जो ये होता है इसको श्रव्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रासोनिक तरंगे या पराश्रव्य तरंगे, ध्वनि तरंगे होती हैं जिन्हें आवृत्ति मानव श्रवण सीमा की ऊपरी सीमा यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, जिसको मानव सुन नहीं पाता है। ठीक है, चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते इन उच्च आवृत्ति वाले तरंगों को सुन सकते हैं। उनका उपयोग सोनार तकनीक, सोनार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था एक बार, तकनीक, मेडिकल अल्ट्रासाउंड और औद्योगिक सफाई में किया जाता है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है, इंफ्रासोनिक। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो आपका है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? व्हिच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? नागोया, टोक्यो, सेंडाई, ओसाका। आंसर करो। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है ओसाका। क्या है? ओसाका। ठीक है, इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र था, और इसीलिए जो भी शहर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध होता है उसको मैनचेस्टर की उपमा दी जाती है। ठीक है, जापान के ओसाका शहर को इसकी विशाल अत्यधिक विकसित सूती वस्त्र उद्योग के कारण जापान का मैनचेस्टर या पूर्व का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ओसाका योदो नदी के मुहाने पर स्थित है, जो इस उद्योग के लिए आवश्यक जल और आर्द्र जलवायु प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत में बात करें, भारत में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत की मैनचेस्टर की जब बात आती है तो किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, अगर दक्षिण भारत की मैनचेस्टर की हम बात करें तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखें यहाँ पर, यह है JICLD ग्रेड 2025 का सूची को सूची में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सही कूट से आपको आंसर देना भैया। यह है जनजाति, यह है अवस्थिति, मसाई जनजाति, कालाहारा मरुस्थल, सोमाई न्यूजीलैंड, बुशमैन मलेशिया, माओरी पूर्वी अफ्रीका। मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लास के दौरान बहुत व्यवस्थित तरीके से इनको पढ़ाया है, तो अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी भी आपने नहीं पढ़ा है हमारे साथ जुड़ करके, तो ये जो श्रृंखला है इसको आप कंटिन्यूसली देखते जाइए। ठीक है, और जो एप्लीकेशन है आप उसको एक्सेस करिए, बहुत छोटी सी फीस में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आप उनको एक्सेस करिए। PDF आने वाले समय में टेस्ट भी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सारा जो पुराना मटेरियल वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया ये वाला। ठीक है, अगर हम देखें मसाई जनजाति की तो ये कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, अगर हम बात करें B का 3 हो जाएगा ये सेमाई, जो कि मलेशिया मलेरिया नहीं भैया। ठीक है, C का 1 हो जाएगा यानी बुशमैन, कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, D का 2 ये है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। मसाई जो जनजाति है यह प्रसिद्ध घुमंतू पशुपालक जनजाति है, जो मुख्य रूप से पूर्वी एशिया विशेष करके केन्या और तंजानिया में पाया जाता है, सवाना क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब सेमाई की हम बात करते हैं तो यह एक स्वदेशी जनजाति है जो मुख्य रूप से मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के मध्य भागों में निवास करती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें बुशमैन का, जिन्हें सान लोगों के रूप में भी जाना जाता है, वे अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के पारंपरिक शिकारी संग्रह करता है। ठीक है, इस तरीके से C1 हो गया। उसके बाद माओरी, ये भैया न्यूजीलैंड के मूल जो है पॉलिनेशियन स्वदेशी आबादी है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा बहती है। द गंगा इज नोन इन बांग्लादेश एज लोहित, पद्मा, काली गंगा, नव गंगा। आंसर करो। यहाँ पर देखें भैया जो सही विकल्प है वो है पद्मा। ठीक है, कई बार हम लोगों ने देखा भैया, यहाँ पर देखें जैसे ही गंगा मैया यहाँ से चलती हैं यहाँ प्रवेश करेंगी, क्या नाम हो जाएगा? पद्मा नाम हो जाएगा भैया। ठीक है, चलो देखो इतना आप लोगों को जानना चाहिए मेरे भाई। अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी किसको बोला जाता है? गंगा मैया को। ठीक है, गंगा को। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के फरक्का के आगे बढ़ने के बाद 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं, भागीरथी और हुगली, जो और मुख्य धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा नदी को, इस मुख्य धारा को पद्मा नदी कहा जाता है। ठीक है, चलो
आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर नहीं है, किस पे? देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द ट्रांस साइबेरियन, ये 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना कौन ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है सोची। जी हाँ, ये देखो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भैया इस तरीके से यहाँ पर जा रहा है, सारी चीज़ें, कजान भी मिल जाएगा, ओमस्क भी मिल जाएगा, चीता भी मिल जाएगा, लेकिन सोची यहाँ पर इस मार्ग पर नहीं है। चलो आगे देखो, इंसिनरेटर का इंसिनरेटर इज यूज फॉर, कूड़ा जलाने हेतु, कूड़ा रखने हेतु, पेड़ काटने हेतु, खाद बनाने हेतु। यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है ये देखो आप, ये है कूड़ा जलाने हेतु, ठीक है, वेस्ट बर्निंग, ठीक है। अगर हम बात करें इंसिनरेटर, क्या एक प्रकार की विशेष औद्योगिक भट्टी का या उपकरण है जिसका उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट में किया जाता है, ठीक है। ये देखो, और इसका मुख्य कार्य अत्यधिक उच्च तापमान पर ठोस कचरे और खतरनाक अपशिष्टों जैसे अस्पताल का बायो जो मेडिकल कचरा होता है उसको जलाकर राख में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को इंसिनरेटर या भस्मीकरण कहा जाता है। यह कचरे के कुल आयतन को 80 से 90% तक कम कर देता है, ठीक है। आगे देखो भैया, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द फेमस दूध सागर फॉल्स लोकेटेड? मांडवी नदी, भद्रा नदी, शरावती नदी, उल्हास नदी। अल्टीग्रेड 2025। देखो भैया पूछा गया क्वेश्चन, आप यहाँ पर सही विकल्प है मांडवी नदी, ठीक है। किस नदी? दूध सागर जलप्रपात, देखो कितना सुंदर लग रहा है यार, ठीक है। देखो यहाँ से आप जाओ इसको देखने, ठीक है, जब मौका मिले तो जाना जरूर। हालांकि हम भी नहीं गए हैं लेकिन हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दूध सागर जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे और सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें यानी ऊंचाई की बात करें तो कितना? 310 मीटर, ठीक है। कितना? 310 मीटर यानी 1017 फीट, ठीक है। इतना ये जो है इसकी ऊंचाई। तो ये है, यह प्रपात गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर स्थित भगवान महावीर अभयारण्य और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मुख्य रूप से मांडवी नदी पर बनता जो पश्चिमी घाट से निकल अरब सागर की ओर बहती है। चलो भैया आगे देखो, ये है आपका स्वेद हानि निर्भर करती है, स्वीट लॉस डिपेंड ऑन, ताप पर, नमी पर, दोनों पर, कोई नहीं। आंसर करो भैया, सही विकल्प देखिए यहाँ पर दोनों, ठीक है। ये देखो, ठीक है, स्वीट लॉस डिपेंड्स ऑन किस पे? दोनों पर, ठीक है, ताप और नमी दोनों पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें मानव शरीर में पसीना आना यानी स्वेटिंग क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है, तापमान मतलब प्राकृतिक प्रक्रिया है भाई, ठीक है। जब बाहरी तापमान अधिक होता है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए श्वेत ग्रंथियां अधिक पसीना उत्पन्न करती है, और इसी प्रकार जब वातावरण में नमी या आर्द्रता अधिक होती है तो त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण धीमी गति से होता है, जिससे शरीर ठंडा नहीं हो पाता और शरीर को ठंडा करने के प्रयास में अधिक पसीना निकलता है, ठीक है। शरीर से होने वाली श्वेत हानि यानी स्वेट लॉस सीधे तौर पर बाहरी तापमान और नमी दोनों कारणों पर निर्भर करती है। चलो भैया आगे देखो, ये है आपका अधिकतम ऊर्जा मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा की बात हो रही भैया किससे? वसा से। किससे? वसा से यानी फैट से। मानव आहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। यदि हम प्रति ग्राम उत्पन्न ऊर्जा की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन दोनों में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर हम बात करें 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से शरीर को लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जो अन्य दोनों की तुलना में इसके तुलना में क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन, वेब पेज का पता कहाँ डालते हैं? वेयर डू यू इंटर अ वेब पेज एड्रेस? कहाँ? URL, ईमेल, डाक पता, MAC एड्रेस, ठीक है। चलो भैया कहाँ पर? हम सब जानते हैं URL, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट की दुनिया में किसी भी वेबसाइट या वेब पेज पर तक पहुंचने के लिए विशिष्ट पते की आवश्यकता होती है, जिसे URL कहा जाता है, ठीक है। जब हम किसी वेब ब्राउजर जैसे क्रोम या फायरफॉक्स को खोलते हैं तो सबसे ऊपर स्थित एड्रेस बार में हम यही URL टाइप करते हैं, ठीक है।
चलो भैया आगे देखो, ये है आरबीआई का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। नोट जारी करना, सरकार, बैंक, बचत खाता खोलना, नकद प्रबंधन। ठीक है, देखिए यहाँ पर सही विकल्प है बचत खाता खोलना। भैया इसका काम नहीं है, किसका, आरबीआई का, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम खाता वाता खोलना नहीं है भैया। ठीक है, ये भी काम है, नोट जारी करता, सरकारी बैंक है ये, और नकद प्रबंधन करता है। ठीक है, चलो आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन। हीरो का प्रमुख राज्य, द मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इज। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। देखो भैया हीरा हीरा। ठीक है, सही विकल्प है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जगह, पन्ना, फेमस है भैया बहुत बार। ठीक है, हमने देखा भी है। भारत में व्यावसायिक रूप में हीरे का खनन अत्यंत सीमित स्थानों पर होता है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो है पन्ना जगह बहुत फेमस है। ठीक है, अपने विशाल हीरा भंडार और हीरा खदानों के लिए पूरे देश में फेमस है। यहाँ स्थित मझगवां खदान, क्या नाम है, मझगवां खदान, भारत की एकमात्र सक्रिय और सबसे बड़ी यंत्रीकृत हीरा खदान है, जिसका संचालन राष्ट्रीय खनिज निगम विकास निगम यानी NMDC द्वारा किया जाता है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये भैया अपने सोने की खदानों यानी KGF, आपने देखा होगा KGF चैप्टर, ठीक है, के लिए उड़ीसा लौह अयस्क और बॉक्साइट के लिए। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो ये बॉक्साइट के लिए। ठीक है, और तेलंगाना कोयला भंडार के लिए फेमस है। चलो भैया आगे देखो भैया, यह है निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट नंबर विल बी एट द प्लेस ऑफ द मिसिंग नंबर। तो ये देखो RO 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरीके से, जो सही विकल्प है मित्र वो है 120। क्या होगा, 120 होगा। आप अपने हिसाब से जोड़ते घटाते रहिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है, चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती है जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द लेवल एज असर्शन और दूसरा है लेवल एज रीजन। ठीक है, साइक्लोन जो है कंडीशंस आर फार इन विंटर। ठीक है, साइक्लोन कंडीशंस आर फार इन विंटर व्हेन द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज हाई एंड एयर एटमॉस्फेयर इज लो। ठीक है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न ताप वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ठीक है, ये देखो भैया इस तरीके से है, और GIC LT ग्रेड 2025 का पेपर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो कितना लंबी है और घुमा फिरा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइप के आंसर फ्रिक्वेंटली आता है, और उसमें अगर हम देखें तो A असत्य है परंतु R सत्य है। ठीक है, A इज फॉल्स एंड R इज सत्य। ठीक है, चलो किसी कूट भाषा में मिस्टेक को ये देखो 9765412 लिखा जाता है, तो NAKED को 84123 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में इंटीमेट को कैसे लिखा जाएगा। देखो भैया ये है आपका, आप इसको ध्यान से समझिएगा और करना है कोडिंग वोडिंग इन अ कोड लैंग्वेज। मिस्टेक इज यहाँ पर रिटर्न इतना इतना इतना, ये आपको आंसर देना है। इन आंसरों में जो सही विकल्प है वो हमको आपको बता देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको लगा लीजिएगा। 78579452 ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अब देखो तनाकंद का सामान्य उदाहरण है, ये कॉमन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर इज आलू, प्याज, लहसुन और अदरक। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आलू। क्या है, आलू। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में पौधे के वे हिस्से जो भोजन जमा करने के लिए जो है फूल कर मोटे हो जाते हैं और भूमि के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें भूमिगत रूपांतरित तना कहा जाता है। ठीक है, उसमें आलू तनाकंद है और सबसे उत्कृष्ट और सामान्य उदाहरण है। आलू पर पाए जाने वाली आंखें वास्तव में जो है कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि आलू एक जड़ नहीं बल्कि तना है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया अगला क्वेश्चन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल किसके मध्य खेला गया था। ठीक है, द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। ठीक है, 2024 इज प्लेड बिटवीन, आंसर पूछा जाएगा मेरे भाई, विश्वनाथन आनंद एवं डी गुकेश, डिंग लीरेन एवं व्लादिमीर क्रैमनिक। ठीक है, यहाँ पर मैनसन कार्लसन एवं व्लादिमीर क्रैमनिक और डिंग लीरेन एवं डी गुकेश। आंसर करो भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है डिंग लीरेन एंड डी गुकेश, ये आपका सही विकल्प है FID।
ठीक है, FIDE के जो एक यहाँ पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला तत्कालीन मौजूदा विश्व चैंपियन यानी डिफेंडिंग चैंपियन और चैलेंजर के बीच खेला गया था। ठीक है, चीन के डी लेरेन, क्या नाम था, ये चीनवा का है, डी लेरेन जो है, और वर्तमान विश्व चैंपियन के रूप में इस किताबी मुकाबले का हिस्सा थे। और भारत के 18 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, ये भारत के थे, ठीक है, डी गुकेश ने अप्रैल 2024 के टोरंटो में आयोजित कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इस फाइनल के लिए चैलेंजर के रूप में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, इसलिए यह ऐतिहासिक शतरंज मुकाबला डी लेरेन और डी गुकेश के मध्य आयोजित किया गया। चलो भैया देखो, ये GICLT ग्रेड 2025, ठीक है, वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार क्या था। ठीक है, व्हाट इज द साइज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बजट इन द ईयर 2025-26। ठीक है, ये देखो 4 विकल्प भैया, इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आप इनको ध्यान रखें। चलो, ये आपके LT ग्रेड 2025 में पूछा गया, 26 वाला बजट भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया, जो सही विकल्प है वो है ये वाला। ठीक है, 8,0736 लाख करोड़, ये भैया इतना, यानी इतना रुपया का बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार का बजट का आकार था। ठीक है, तो ये इसको पेश किसने किया था, आप जानते हैं, वित्त मंत्री सुरेंद्र कुमार जो है खन्ना साहब ने फरवरी 2025 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। चलो भाई आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रक्त के संबंध में, ये देखो UPPCS 2025 का भैया, देखिए रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ब्लड इज आर करेक्ट। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है। ठीक है, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2, ओनली 1। आंसर करो भाई, सही विकल्प। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है आपका जो है बी आंसर, ये केवल देखिए यहाँ पर बोथ 1 and 2 यानी 1 and 2। रक्त मानव शरीर का एक तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, चलो ये और ये दोनों आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। यह मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर के बनता है, कौन, रक्त। ठीक है, यह तरल मैट्रिक्स जिसमें प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा ठोस भाग जिसमें विभिन्न कोशिकाएं जैसे लाल रक्त यानी RBC और WBC यानी लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट शामिल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये देखो कथन और कारण, कथन और कारण, ये देखो LT ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन डीप सी वाटर इज कलर्ड, गहरे समुद्र के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, आपको बताना है, और यहाँ पर 4 विकल्प है, ये सत्य है, R असत्य है, ये असत्य है परंतु R सत्य है, ये R दोनों सत्य हैं परंतु R एक की सही व्याख्या नहीं करता है, ये R दोनों सत्य हैं, R की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो भाई देखें यहाँ पर एक आपका जो सही विकल्प है A और R दोनों सत्य है, और R एक की सही व्याख्या करता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भैया देखो 95% चांसेस होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में यही सही होता है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम, ये आपको ध्यान रखना, आरोही क्रम में व्यवस्थित यानी चढ़ते क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करना नीचे दिए गए कूट के माध्यम से। आर इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दियर एरिया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। ठीक है, कोड के आंसर है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड। तो इसमें आपको बताना है कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, इसमें देखें 4 कूट है, कूट के माध्यम जो सही है वो है ये वाला। आंसर अगर पता हो तो कमेंट कर दिया करो यार मेरे भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 3 4 2। अब इसमें नंबर आता है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा का जो वर्ग किलोमीटर है वो 44,212 है। ठीक है, कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद नंबर आएगा पंजाब का। पंजाब का कितना है भैया, 50,362। ठीक है, 50,362। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर उत्तराखंड का आएगा। उत्तराखंड का है 53,483। ठीक है, 53,483। ठीक, उसके बाद लास्ट में सबसे नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का कितना है, 55,673। 55,673। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में इसको आप रख सकते हैं। चलो भैया आगे देखो अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कितना सुंदर है यार। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश उष्ण होते हैं और इनमें
पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है। ठीक है, दृढ़ काष्ठ यानी कठोर वृक्ष जैसे एबोनी महोगनी यहाँ सामान्यतः पाए जाते हैं। एलटी ग्रेड 2025 देखो भैया। ठीक है, उपरोक्त कथनों में आपको बताना ना तो एक ना ही दो, ना एक और दो, दोनों, ओनली वन, ओनली टू। आंसर करो भैया। देखिए जो सही विकल्प है वो है आपका क्या, एक और दो, दोनों। ठीक है, ये वाला आंसर बोथ 1 and 2। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास जैसे अमेजन, कांगो बेसिन और भारत के पश्चिमी घाट अंडमान वाला क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्रों की जलवायु अत्यधिक गर्म और नम होती है, यहाँ साल भर भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये सब दोनों कथन आपका सही है। तो भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो 4 घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन और बेबेल योजना। आपको भैया इनमें देखें सही उत्तर आपको इनपुट के माध्यम से बताना है। ये देखो यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर, यानी 1 4 3 2। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब भैया, मार्च 1942 में। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर यहाँ पर आपका, ये ध्यान रखना, यह है बेबल योजना का। ठीक है, ये है आपका ये जून 1945 में। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है 3 शिमला सम्मेलन का, ये भैया है आपका जून 1945 में, ये भी था, डेट का फर्क है। कैबिनेट मिशन भैया लास्ट में 1946 में, 42 मार्च और जून, ये भी जून, ये भी। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो ये 14 जून को आया हुआ था और ये 25 जून को, ये कब था, ये जो है आपका 14 जून को था, ये 14 जून को और ये था 25 जून को। ठीक है, ये 25 जून को, तो इसलिए थोड़ा सा इसका अंतर आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से ये आपका सही घटनाएं हो गई। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन जीआईसी एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक, कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। देखिए ई सत्यापन योजना, निर्यात बंधु योजना, पीएम कौशल विकास योजना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, अब देखो ये कूट है, इनके माध्यम से आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका डी आंसर। क्या है, डी आंसर, ये है आपका सही विकल्प। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत सरकार की इन जो योजनाएं हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, निर्बाध बंधु योजना, उसके बाद फिर तीसरा पीएम कौशल विकास योजना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस योजना, फिर ई सत्यापन योजना। अगर हम बात करें निर्यात बंधु योजना, ठीक है, यह जो है व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें अगला पीएम कौशल विकास योजना, ये कब लॉन्च किया गया था, ये 2015 में। अगर हम बात करें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, तो इसको कब लॉन्च किया गया था, ये 2016 में, अगस्त 2016 में। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर ई सत्यापन योजना का, तो ये दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। आगे बढ़ो भैया आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर यूपीपीसीएस 2025 का ये देखो क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को कथन अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। आर है असमान वितरण और दुर्भिक्ष पहुंच के कारण, यानी पहुंच के बाहर होने के कारण भुखमरी अभी भी हो सकती है। ठीक है, ये आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत है, ये सही, ये गलत है किंतु आर सही है, ये आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। आंसर करो भाई, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो सही विकल्प है वो है आपका डी आंसर। देखें यहाँ पर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही है। 95% टाइप क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, सही आंसर। चलो आगे देखो आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर भैया। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों में दिए गए कोड से आपको सही उत्तर बताना है। यह है राष्ट्रीय पहचान, यह है प्राणी विज्ञान। ये भैया एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, आप ये देखो, ये है प्राणी शास्त्रीय वास्तविक नाम पूछा गया है भैया। ठीक है, ऐसे नहीं सीधा सीधा नहीं पूछा गया। राष्ट्रीय पशु, और ये देखो ये है आपका कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है। तो अगर हम देखें तो जो सही सुमेलित है वो है आपका बी आंसर, ये वाला। ठीक है, 1 का 3। अब देखो पहले मिला लेते हैं इसको यहाँ पर। ये है राष्ट्रीय पक्षी, ये है पाओ क्रिस्टेस। बी का अब अगर देखें तो ये है राष्ट्रीय पशु,
पैंथेरा टाइग्रिस। ये इसके बाद अगर हम बात करें सी का 4 राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष ये भैया है आपका ये फाइकस और बेंगालेसिस, इस तरीके से है। तो अब भैया हालांकि ये देखो ये सब प्राणी शास्त्रीय जो है वनस्पति के नाम है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ में बढ़िया लिखा हुआ सब आपको मिल जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम प्राणी शास्त्रीय नाम पाओ क्रिस्टेसस है, ठीक है। तो ये आपका पाओ क्रिस्टेसस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो बी ये राष्ट्रीय पशु कौन है, ये वाला है, ठीक है, ये है। और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है, बाघ। और उसके बाद अब ये भी हो गया भैया। अब उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प है भैया कमल है, ठीक है। लेकिन इसका क्या नाम है, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ठीक है, ये नाम है। अब उसके बाद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ये देखो बरगद, ये भैया है आपका फाइकस बेंगालेंसिस, भैया ये नाम है। अब आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं बहुत कारगर आपके लिए क्लास साबित हो रही होगी। और अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा, इसका मतलब आप अपने करियर को लेकर के, अपने इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सजग है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिएगा। और हाँ, जो नंबर दिया है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और आप जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एक्सेस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।